अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। पिछली कई दिहाइयों से पाकिस्तान में सहाफ़ती बिरादरी को खतरात और चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां सहाफ़ियों को सबसे ज़्यादा खतरात का सामना रहा है। लोगों को बाखबर रखने और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने पर सहाफ़ियों को कोड़े भी खाने पड़े हैं, कैद का भी सामना करना पड़ा है और उन्हें गोली के जरिए खामोश कराने की कोशिशें भी की गई हैं। पाकिस्तान में जहां सहाफ़ियों को फील्ड पर खतरात का सामना है, वहीं सेंसरशिप और दीगर हुकूमती इक़दामात के जरिए भी सहाफ़त को खामोश करने की कोशिशें की गई हैं। माजी के मुकाबले में पाकिस्तान में आज सूरत हाल ज़्यादा तशवीशनाक हो चुकी है। इस पर हम आगे चल के बात करेंगे कि किस तरीके से आज के हालात पहले से बदतर हैं, मगर इससे पहले इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट्स आपके सामने रखते हैं और बताते हैं कि ये बैनुल अक़वामी इदारे पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम की सूरत हाल पर क्या लिख रहे हैं। सहाफ़ती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली बैनुल अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में पाकिस्तान 180 ममालिक की फहरिस्त में मज़ीद 3 दर्जे तनज़ुली के बाद 145वें नंबर पर आ गया है। 2018 से पाकिस्तान इस दर्जा बंदी में तनज़ुली का शिकार रहा है। 2018 में पाकिस्तान का नंबर 139 था और 2019 में 142 था, यानी गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान 6 नंबर नीचे आया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के मुताबिक पाकिस्तान में मीडिया इदारों को इश्तिहारात ना देने की धमकी दी जाती है। जो टीवी चैनल्स ऑपोजिशन नुमाइंदों को एयर टाइम देते हैं, उन चैनल्स के सिग्नल्स को रोक दिया जाता है। 40 से ज़ायद मीडिया इदारों की तंजीम वन फ्री प्रेस कोलिशन ने इस महीने 10 ऐसे वाक़यात की फहरिस्त जारी की है जिससे आज़ादी सहाफ़त को खतरात का सामना है। इस फहरिस्त में जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी भी शामिल है। वन फ्री प्रेस कोलिशन ने इस रिपोर्ट में मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया है। फरवरी 2020 में यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान की 2 साला GSP प्लस की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की, जिसमें पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त और इंसानी हकूक़ की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया है। रिपोर्ट में यूरोपीय पार्लियामेंट ने इस बात पर इजहार तशवीश किया था कि पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी और मीडिया को दबाया जा रहा है। पाकिस्तानी सहाफ़ती तंजीमों की राय भी मुख्तलिफ नहीं है। जो राय बैनुल अक़वामी सहाफ़ती तंजीमों की है, वही राय पाकिस्तान में सहाफ़ती तंजीमों की भी है। आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन ने स्टेट ऑफ प्रेस फोरम रिपोर्ट 2020 शाया की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में आज़ादी सहाफ़त पर 91 हमले किए गए हैं, जिसमें कत्ल, गिरफ्तारियाँ, सहाफ़ती इदारों पर बढ़ते दबाव और पाबंदियों के वाक़यात शामिल हैं। पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में कम से कम 5 सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान का नाम शामिल है। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के लिए माहौल कभी भी साजगार नहीं रहा, चाहे आमरीत हो या जमहूरियत। जब सियासी जमातें इक़्तिदार से बाहर रहीं, वो आज़ाद मीडिया और प्रेस फ्रीडम की हिमायत करती रहीं, लेकिन जैसे ही इन्हें इक़्तिदार मिला, इन्हीं सियासी पार्टियों को मीडिया की आज़ादी और सच का इजहार बुरा लगने लगा। मौजूदा हुकूमत जमात का भी यही रवैया है। आज इमरान खान को मीडिया से शिकायत है, मगर जब वो अपोजिशन में थे तो मीडिया की तारीफ करते थे। फ्री मीडिया के बगैर तो PTI ना बनती। तहरीक इंसाफ तो बनी मीडिया की वजह से है। मेरी पार्टी तो बनी फ्री मीडिया की वजह से है। अगर मैं रवायती सियासत करता या जो पुराने ज़माने की सियासत जिधर कंट्रोल टेलीविज़न, गवर्नमेंट का PTV और कंट्रोल्ड अखबारों के अंदर भी बड़ा सेल्फ सेंसरशिप होती थी, तो हमारी तो पार्टी ऊपर नहीं आनी थी। इमरान खान वज़ीर आज़म बनने से पहले मीडिया के किरदार के मोतरफ थे और इसी वजह से तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने के बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि मीडिया को माजी के मुकाबले में आज़ादी मिलेगी। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान और इनकी हुकूमत को मीडिया के बड़े हिस्से से शिकायत है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इक़्तिदार संभाले हुए 21 महीने हो चुके हैं और इन 21 महीनों के दौरान पाकिस्तान के तमाम मोतबर सहाफ़ती हल्के इस बात पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं कि ये दौर मीडिया की आज़ादी के हवाले से मुश्किल तरीन दौर है। बात करना इतना मुश्किल हो चुका है जितना पहले कभी भी नहीं था, किसी दौर में नहीं था। न्यूज़ चैनल्स पर पैमरा नोटिस की तलवार लटकती रहती है। प्रोग्राम एंकर्स को बतौर तज्ज़ियाकार दूसरे प्रोग्राम्स में शिरकत से रोकने की कोशिश की गई। इस हुकूमत के दौरान ऐसे वाक़यात भी हुए कि ऑपोजिशन रहनुमाओं के इंटरव्यू दौरान नशरियात या नशर होने से पहले रुकवा दिए गए। मीडिया के जिस हिस्से ने सर झुकाने से इनकार किया तो उसे सरकारी इश्तिहारात की बंदिश का सामना करना पड़ा। इन सब के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ये समझते हैं कि जो आज़ादी मीडिया को पाकिस्तान में हासिल है
वो बरतानिया और वेस्ट में भी नहीं। पहले एक मीडिया के ऊपर आपको बात कहता हूँ, जिस तरह की मीडिया को पाकिस्तान में आज़ादी है, मैं चैलेंज करता हूँ आपको किसी मगरबी डेमोक्रेसी में मुझे बता दें। मैं मगरबी की डेमोक्रेसी को समझता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल या गर्मियाँ वहाँ गुजारी हुई हैं। मुझे पता है कि आप अगर इस तरह की बातें, जिस तरह की यहाँ एलिगेशंस लगती हैं, आप मगरब में करें, जिस तरह के वहाँ लाइबल लॉज हैं, जो आपको फाइन्स होंगे, आपके अखबार बंद हो जाएंगे या आपकी जो चैनल्स हैं वो बंद हो जाएंगी। इसलिए मेरे से मीडिया की इस वक्त बात ना करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ये समझते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया बरतानवी मीडिया से ज़्यादा आज़ाद है, लेकिन पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती तंजीमें इसके बरक्स राय रखते हैं। इसीलिए आज़ादी सहाफ़त को फ़रोग़ देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। हुकूमत इस चैलेंज से कैसे निपटने के लिए तैयार है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात शिबली फराज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आज दुनिया भर में मीडिया की आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी फोकस इसी पर है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान तो कहते हैं कि पाकिस्तान में जितनी आज़ादी है सहाफ़त को, मीडिया को, उतनी तो वेस्ट में भी नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले दिनों जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं पाकिस्तान से मुतल्लिक, मीडिया से आज़ादी से मुतल्लिक, उसमें हमारी जो रैंकिंग है वो नीचे गई है। जो रीसेंट रिपोर्ट थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, उसमें भी हम 3 दर्जा नीचे गए हैं। तो फिर क्यों वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जितनी आज़ादी है उतनी दुनिया भर में नहीं है? 145वां नंबर है हमारा, 180 में से 145वां नंबर है हमारा। देखें, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात कर रहे थे तो उस किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, उसको आप अलग नहीं देख सकते। जब उन्होंने इसकी जो फर्दर जो एक्सप्लेनेशन दी थी, जो शायद आपको भी पता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको मैं रिपीट करना फ़र्ज समझता हूँ, क्योंकि अगर आप पार्शली कोई बात करेंगे तो ज़ाहिर है उसकी कॉनोटेशन बड़ी नेगेटिव आएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा था कि पाकिस्तान में मीडिया को बहुत आज़ादी इसलिए हासिल है कि जब और ममालिक में जब आप कोई गलत खबर दे देते हैं, किसी के बारे में आप गलत खबर दे देते हैं, तो वहाँ पे कोर्ट्स और जो डेफेमेशन लॉज हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उसमें इतने जुर्माने लगते हैं और कि आपको जो है ना, आपके कई के जो चैनल बंद हो सकते हैं। तो ये उन्होंने इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात अगर आप करें तो अच्छा होगा, क्योंकि बात ज़रा फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आती है। बहरहाल इसका कोई जवाज़ नहीं बनता, चाहे वो सहाफ़ी हों या किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हों, उनको अगर अपने काम के दौरान अगर उनको उनके काम की वजह से अगर उनको परसिक्यूट किया जाए, उनको नुकसान पहुंचाया जाए जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे, तो मेरा ख्याल है कि ये 21वीं सदी में ये जो है तो इस चीज़ का वो नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे तीन अपना दर्जे अगर हम नीचे आए हैं, बिल्कुल इसकी कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। ये एक ऐसा स्ट्रगल है जो कि सहाफ़ी बरादरी ने और हुकूमत ने मिल के करना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं। शिबली फराज साहब, तो हम इसलिए शिबली फराज साहब, आप जो कह रहे हैं ना कि या आप वज़ीर आज़म को कोट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि लाइबल लॉज नहीं है, यहाँ पर डेफेमेशन लॉज नहीं है, ये तो होने चाहिए। इसका मीडिया की आज़ादी से तो कोई ताल्लुक नहीं है, उस पर तो आप कानून साजी करें, अदालतों को एक्टिव होने की जरूरत है और इसके तो हर कोई हक में है कि अगर कोई गलत, मैं अगर मुकम्मल कर लूँ, देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स में गलत खबर छपती है, अगले दिन क्लैरिफिकेशन आती है। गलत खबरें दुनिया भर में छपती हैं, कहीं पे डेफेमेशन लॉज होते हैं, लाइबल लॉज होते हैं, कहीं पे इदारा माफी मांगता है, ये तो दुनिया भर में होता है। लेकिन अगर आप बतौर मीडिया देखें तो पाकिस्तान की रैंकिंग 145 है 180 में से, तो ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि अगर हम 145 पे हम तो दुनिया में सबसे आजाद मीडिया है। जी नहीं, इसमें देखें कोई शक नहीं है। और ये आपको पता है कि ये जो पिछले 30-40 साल से जो भी हुकूमतें रही हैं, इन्होंने आज तक कोई ऐसा वो नहीं तरीक़ाकार बनाया, एक वो कल्चर को फ़रोग़ नहीं दिया। अब हम जो है तो हमारी पूरी कोशिश है और इंशाल्लाह मैं अपने टेन्योर के दौरान मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस इशू पे ज़्यादा जो है तो काम होगा। आपको मेरे बैकग्राउंड का भी पता है, आपको मेरे पस मंज़र का भी पता है। तो मैं आज भी सहाफ़ी बरादरी के दोस्तों से यही कह रहा था कि मैं उनके कबीले का फ़र्द हूँ और मैं जो है तो इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि एक कुछ अरसे बाद जब ये नेक्स्ट रैंकिंग आए तो उसमें हमारा ये चैलेंज है कि वी हैव टू इम्प्रूव। ज़ाहिर है कि 142 अगर 140 पे भी हों या 100 पे भी हों तो वो भी हमारे लिए कोई इतनी सेटिस्फेक्शन की बात नहीं है। लेकिन हमने एक मिल के एक ऐसा तरतीब देना है इसको जिसमें कि एक बड़ा पॉजिटिव, बिकॉज आपके बगैर तो कोई पूरी सोसाइटी यू डिटर्मिन आप क्रिएट कर
करते हैं, कल्चर को क्रिएट करते हैं। इमरान खान साहब जब वजीर आजम नहीं बने थे, ऑपोजिशन में थे, उस वक्त भी वो यही बात करते थे। इनफैक्ट ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इतनी ताकतवर हुई है, हम अगर हुकूमत में आए तो मीडिया की वजह से आए। लेकिन जब वो वजीर आजम बने उसके बाद आपको पता है कि जब मीडिया तनकीद करता है हुकूमत पर, क्योंकि एक वॉचडॉग होता है मीडिया, तो फिर उनका जो सब्र है वो खत्म होता गया है। और इसीलिए पहले अगर वो चंद इदारों के खिलाफ या चंद सहाफ़ियों के से उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इस वक्त ये मुख्तलिफ हालात हैं। इस वक्त मीडिया के एक बड़े हिस्से से ऐसा लगता है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नहीं, अगर आप इसको किसी एक ख़ास चैनल या किसी ख़ास शख्सियत से अगर आप इसकी निस्बत कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो नहीं, मैं किसी शख्सियत या किसी एक चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि अब उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मीडिया के एक बड़े हिस्से से हैं। उसमें कई एंकर्स हैं जो इतने उनके नाकिद नहीं थे, वो भी अब जो है उनके बहुत बड़े नाकिद बन गए इस वजह से। और बड़े मसाइल है ना, कहीं पे एडवर्टाइजमेंट का मसला हो जाता है कि जो बात नहीं मानता या जो रिपोर्टिंग ऐसी करता है जो कि वज़ीर आज़म या हुकूमत को पसंद नहीं आती, किसी के इश्तिहारात बंद कर देते हैं, किसी पे बंदिशें लग जाती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो आपके जो मीडिया हाउसेस के एडवर्टीजमेंट्स के इनके जो बकाया जात भी थे, ये जो है तो आपको पता है कि 2000 पीपल्स पार्टी के दौर के भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, और अभी जो हमारे हैं तो हमने जो नेगोशिएशंस किए हैं तो उनसे इंशाल्लाह हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है, जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जो पूरे जितने भी चैनल्स हैं या प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये दोनों को एक बड़ी मुस्बत रोल अदा करना है। हम क्रिटिसिज्म बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर वो किसी उसमें कोई एक मुस्बत पहलू हो, यानी कि मकसद तसीह हो, ये नहीं हो कि उसमें सिर्फ जो है तो तंज और डिस्ट्रैक्ट करना बिला वजह, ये चीज़ें हैं जिसमें कि देखिए हमने एक वो बनाना है, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है जिसमें कि हम मिल के बनाएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की भी अभी यही ख्वाहिश है, मुझे उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं जब इस ओहदे से, जब कभी भी मुझे इधर से इस ओहदे से मैं मेरा ख़त्म हो, तो अब मैं जो है तो एक फ़ख्र से मैं सर उठा सकूँ कि मेरे इस उसके दौरान, और ये बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन होंगी, बिकॉज मैं इंडिविजुअली कुछ भी नहीं हूँ, उन्हीं की गाइडेंस पे, उन्हीं की उस पे, और वो भी यही चाहते हैं कि ये जो एक तनाव है, जो एक अनसर्टिनिटी सी है, ये ख़त्म हो। बिकॉज जब सहाफ़ी बरादरी पॉजिटिव होगी, उनकी सारे जो इकोनॉमिक और सोशल और पर्सनल उनकी सिक्योरिटी के इश्यूज़ वो जो है तो जब हल होंगे, तो तभी वो अपना काम पूरी इंडिपेंडेंस और पूरे एतमाद और सुकून के साथ कर सकते हैं। शबीर साहब, ये आपकी हुकूमत के लिए यकीनन एक बड़ा चैलेंज है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, 145वां नंबर है, आप भी चाहेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि हम इसमें इंप्रूव करें और इसमें दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। तो एक मामला तो सिक्योरिटी का लेकर है, पाकिस्तान में जो हालात रहे तो सहाफ़ियों की जिंदगी जो है हमेशा खतरे में रही है। लेकिन एक मामला जो सेंसरशिप का है, उस हवाले से भी आप समझते हैं कि आपके आने के बाद पॉजिटिव हम देखेंगे रवैया हुकूमत का, और ये जो सेंसरशिप वगैरह, क्योंकि इस वक्त तो एक इत्तेफाक राय है जर्नलिस्ट कम्युनिटी में, एक इत्तेफाक राय ये है कि इस दौर में जितनी सेंसरशिप है माजी में कभी नहीं देखी गई। कहीं पे पैमरा के नोटिस की तलवार लटक रही होती है, कहीं जैसे मैंने कहा कि अगर कोई खिलाफ बात करता है उसके इश्तिहारात बंद कर दिए जाते हैं, कहीं जो है कहा जाता है कि मुखालफिन के प्रोग्राम नशर हो रहे हैं कि उसको बंद कर दिया जाए। तो ये नहीं होगा आपके आने के बाद, हम उम्मीद रखें फिर इस बात की? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा आप कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप थोड़ा सी तारीख में जाएं, तो अगर आपका ये कहना, मेरा ख्याल है कि एक बहुत ज़्यादा स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि जब जिस तरह के आज हो रहा है वो कभी नहीं हो रहा। मेरा नहीं ख्याल है। आपके हमारे बड़ों ने बड़े बड़े सख्त वक्त देखे हैं, तो वो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। आज तो आप उस मुकाबले में आप ये समझे कि यू आर ऑन अ पिकनिक, वी ऑल आर ऑन अ पिकनिक। तो इसलिए देखें, कोशिश यही है कि हम इस चीज़ को पूरी तरह से होलिस्टिकली हम इस चीज़ को एड्रेस करें। लेकिन अगर आपकी राय ये है कि वी आर ऑन अ पिकनिक, तो फिर ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं बचेगी। शिबली साहब, अगर आप ये समझते हैं कि मीडिया इज ऑन अ पिकनिक राइट नाउ, तो फिर ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं बचेगी। आपने ये कहा था ना नहीं शहजाद, आपको पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके जो बड़े थे या मेरे बड़े थे, उन लोगों ने जो सख्तियाँ और उन्होंने जो सेंसरशिप की जो आप ज़ियाउल हक का वक्त आप शायद भूल रहे हैं, उस वक्त आप छोटे होंगे, लेकिन ये बड़े आपके जो बड़े थे, हमारे जो बड़े थे, उन्होंने इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसे मकाम पे अगर हम आ गए हैं तो नज़म लिखी थी महासरा के नाम की, और हम ये उम्मीद रखते हैं
कि जो सहाफ़ती बरादरी के इर्द गिर्द जो इस वक्त मुहासरा है उसको ख़त्म करने में आप जो है कामयाब होंगे, हमारी उम्मीद है ये? देखें, मैं तो इसको बिल्कुल इम्पार्शली देखूंगा और मैं ये मेरा जो मेरा रोल बनता है उसमें मैं भरपूर किरदार अदा करूंगा। और मैं अगेन कहता हूं कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है, ये कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है, मैं सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। और आप इंशाल्लाह देखें कि जब हम आइंदा जब कभी प्रोग्राम करें या आइंदा वो हो तो वी विल बी ओनली इम्प्रूविंग, वी विल बी ओनली प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स दिस क्राइसिस। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि हम यकीनन चाहते हैं, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं कि इसमें बेहतरी लाई जाए। वो कह रहे हैं कि मिलकर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन इस बात पे इनका इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन एक इत्तेफाक जर्नलिस्ट कम्युनिटी में ये है कि इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल हालात हैं, तरह तरह की सेंसरशिप्स हैं। वैसे ही जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे वो भी थे, जो वर्कर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं जो काम करते हैं फील्ड में जाके, उनके कंसर्न्स अलग थे, ये एक अलग मसला है। अब शिबली फराज कह रहे हैं कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस दिन भी मैं हटाया जाऊं या जब भी मैं अपना ये मुकम्मल करूं वजारत में टाइम, तो उस वक्त हालात अब से बेहतर। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम मजीद बात करें, हमारे साथ रहिएगा। एक और वज़ीर आज़म के एक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर सियासी हुकूमती शख्सियात की जानिब से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात लग रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और हुकूमती सियासी शख्सियात के दरमियान सर्द जंग जोर पकड़ती जा रही है और हुकूमती शख्सियात के आज़म खान से तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं। आज़म खान पर बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपने इख्तियारात से तजावुज़ करने के इल्ज़ामात लग रहे हैं और ये वही इल्ज़ामात हैं जो इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरगिस सेठी और नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद पर लगते रहे। आज़म खान के साबिक़ मामले ख़ुसूसी बराए मीडिया इफ्तिखार दुरानी से इख्तलाफात की खबरें सामने आती रही हैं। वज़ीर आज़म के करीबी साथी जहांगीर खान तरीन भी आज़म खान पर उनके खिलाफ साजिश करने के इल्ज़ामात लगा चुके हैं और अब साबिक़ मामले ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान भी वज़ीर आज़म और इनके दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करने की जिम्मेदारी आज़म खान पर डाल रही हैं। फिरदौस आशिक़ अवान ने पिछले साल अप्रैल में मामले ख़ुसूसी बराए इत्तलात का ओहदा संभाला था, मगर सिर्फ 1 साल के बाद उन्हें इस ओहदे से फारिग कर दिया गया। और डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान कहती हैं कि उनकी बरतरफी की वजह यह है कि वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद कुछ लोग वज़ीर आज़म को इनके बारे में हक़ाइक़ मस्क करके पेश कर रहे थे और पहले दिन से आज़म खान उनकी वजारत में मुदाखलत कर रहे थे। 2 रोज़ पहले ARY के प्रोग्राम में डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान ने दावा किया कि आज़म खान ने उन्हें अपने दफ्तर बुलाया और उनसे इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया, जिस पर उन्होंने कहा, आज़म खान साहब, आपके पास ऐसा कौन सा इख्तियार है जिसके तहत आप मुझसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान कह रही हैं कि आज़म खान ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया और धमकी दी कि अगर उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो वो उन्हें डीनोटिफाई कर देंगे। इसी प्रोग्राम में उन्होंने ये भी कहा कि इनकी वजारत में आज़म खान समेत दीगर लोगों की मदाखलत थी, दखल अंदाजी थी। मगर जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आज़म खान ये सब वज़ीर आज़म की इजाज़त के साथ कर रहे थे, उनके हुक्म पर कर रहे थे, तो डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वज़ीर आज़म ये चाहेंगे कि उनके किसी भी वज़ीर या मुशीर के इख्तियारात में किसी किस्म की कमी हो। डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान आज़म खान से मुतालिक जिन एतराज़ात का इजहार कर रही हैं, वज़ीर आज़म के करीबी साथी जहांगीर खान तरीन भी कुछ अरसे पहले इसी किस्म की शिकायत का इजहार कर चुके हैं। चीनी बुरहान रिपोर्ट सामने आने के बाद जब जहांगीर खान तरीन को टास्क फोर्स से हटा दिया गया तो जहांगीर खान तरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि इस रिपोर्ट के पीछे आज़म खान का हाथ है और आज़म खान वज़ीर आज़म को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं। GNN के एक प्रोग्राम में जहांगीर खान तरीन ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म हाउस में एक शख्स है जिसका नाम आज़म खान है और ये शख्स खान साहब को मेरे बारे में गुमराह करता है और जो शख्स उन्हें नापसंद होता है आज़म खान उस शख्स के खिलाफ मुहिम चलवाते हैं। जहांगीर तरीन आज़म खान के उनसे इख्तलाफात का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ जो मुहिम चल रही है इसके पीछे भी आज़म खान है। इससे पहले वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए मीडिया इफ्तिखार दुरानी के हवाले से भी ये खबरें आती रही हैं कि इफ्तिखार दुरानी और आज़म खान के दरमियान इख्तलाफात शदीद होते जा रहे थे, जिसकी वजह से इफ्तिखार दुरानी को अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा। और इस बात की तस्दीक फिरदौस आशिक़ अवान ने 2 रोज़ पहले प्रोग्राम में की, जब उन्होंने बताया कि इफ्तिखार दुरानी, ताहिर खान और यूसुफ बेग मिर्ज़ा से भी आज़म खान ने इस्तीफ़ा लिया था। डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान कह रही हैं कि आज़म खान ने इफ्तिखार दुरानी, ताहिर खान और यूसुफ बेग मिर्ज़ा से भी इस्तीफ़ा लिया था। आज़म खान पर अपने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम लग रहा है। इस वक्त आज़म खान से मुतल्लिक हुकूमती हलकों में यह तासुर आम होता जा रहा है कि वो एक ताकतवर ओहदे पर तो हैं, मगर वो अपने ओहदे से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं।
न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस के फैसले वो कर रहे हैं बल्कि हुकूमत के अहम फैसलों में भी इनका अमल दखल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वुज़रा की वजीर आज़म तक रसाई महदूद हो गई है। वजीर आज़म से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, इसका फैसला आज़म खान अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर करते हैं, जिसकी वजह से बाद सियासी शख्सियात और वजीर आज़म में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त आज़म खान वजीर आज़म के सबसे करीब समझे जाते हैं और यह तासुर आम है कि वजीर आज़म हाउस पर इनका मुकम्मल कंट्रोल है। और ये पहली बार नहीं है कि किसी वजीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर ऐसे इल्ज़ामात लगे हों। माजी में नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद हो या यूसुफ रजा गिलानी की सेक्रेटरी नरगिस सेठी हो, उन पर भी इसी किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे। और इसकी बड़ी वजह यह है कि वजीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ओहदा वैसे ही बहुत ताकतवर होता है और इन प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को वज़रा आज़म का गैर मामूली एतमाद हासिल था, जिसकी वजह से उन्हें गैर मामूली पावर्स हासिल थी और इसीलिए ये लोग अपने ओहदे से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए। और इसी वजह से इनको कभी ऑल पावरफुल कहा जाता था तो कभी डिफैक्टो वजीर आज़म करार दिया जाता था। इस वक्त आज़म खान पर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं, मगर इनसे पहले नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद पर भी इसी किस्म के कई इल्ज़ामात लगाए गए थे। नवाज शरीफ काबीना के मुतअद्दिद वज़रा फवाद हसन फवाद पर यह इल्ज़ाम लगाते थे कि वो इनके वजीर आज़म तक रसाई में रुकावटें डालते थे और वजीर आज़म की एग्जीक्यूटिव इख्तियारात का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर ने भी फवाद हसन फवाद पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा था कि फवाद हसन फवाद अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की प्रमोशन करते थे, जिसका उन्हें इख्तियार नहीं है। इसके अलावा नवाज शरीफ काबीना के एक और वजीर रियाज हुसैन पीरजादा ने भी फवाद हसन फवाद से अपनी शिकायत का बरमला इजहार करते हुए कहा था कि फवाद हसन फवाद वज़रा को वज़ीर आज़म से मिलने नहीं देते और इनकी वजारत में मुदाखलत करते हैं। रियाज हुसैन पीरजादा भी फवाद हसन फवाद पर उसी किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं जिस किस्म के इल्ज़ामात का सामना आज आज़म खान को है। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरगिस सेठी भी इसी हद तक ताकतवर थी और उन्हें पाकिस्तान की कॉन्डोलीज़ा राइस करार दिया जाता था। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ओहदा ताकतवर ओहदा होता है, मगर कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को वज़ीर आज़म का इस हद तक एतमाद हासिल होता है, गैर मामूली एतमाद हासिल होता है, जिसकी वजह से वो गैर मामूली इख्तियारात और पावर्स एक्सरसाइज करने लगते हैं। माजी में ये इल्ज़ामात नरगिस सेठी पे लगते आए हैं, फवाद हसन फवाद पर लगते आए हैं और आज यही इल्ज़ाम आज़म खान पर लग रहे हैं। आज़म खान के इख्तियारात और हुकूमती सियासी शख्सियात की जो शिकायत हैं इनसे लेकर उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। माजी में ये कहा जाता था नरगिस सेठी साहिबा के बारे में और फवाद हसन फवाद साहब के बारे में कि वो ऑल पावरफुल हैं, डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तमाम तर इख्तियारात का इस्तेमाल वो खुद करते हैं। आज यही बात आज़म खान के बारे में हो रही है, पहले तरीन साहब ने की, फिर यही बात डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने भी की। तो आपको क्या लगता है कि इतने ताकतवर हैं आज़म खान साहब कि ये फैसले खुद कर रहे हैं और इसीलिए सबको शिकायत है उनसे? देखें, आपने 3 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज का नाम लिया है, नरगिस सेठी का, फवाद हसन फवाद का और आज़म खान साहब का। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने इससे पहले भी मैंने देखा है बहुत से प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को, तो हर हुकूमत में जो वजीर आज़म होता है वो अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाता है, अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाता है थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो वजीर आज़म खुद तो नहीं तमाम सेक्रेटरीज को और मिनिस्ट्रीज को फोन वगैरह करता, वो तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम होता है, वो आगे से पूरी ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करता है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे काम कर रहा होता है। तो अब जब किसी वजीर को या किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी को भी वजीर आज़म से शिकायत होती है तो उसमें आमतौर पर उनकी इखलाकी जरूरत नहीं होती कि वो वजीर आज़म को कहेंगे जी वजीर आज़म ने ये काम गलत कर दिया। तो क्योंकि वो वजीर आज़म को गलत कहने की इखलाकी जरूरत नहीं रखते तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अटैक करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज़म खान साहब पर जो भी लोग तनकीद कर रहे हैं वो आज़म खान पे तनकीद नहीं कर रहे, वो इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं। और जो लोग नवाज शरीफ पे तनकीद नहीं करना चाहते थे और नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी से खुश नहीं थे तो वो कहते थे जी फवाद हसन फवाद बहुत बुरा आदमी है। और यही मामला नरगिस सेठी के साथ भी था। तो इस वक्त जहांगीर तरीन साहब ने जो कुछ दिन पहले जो आज़म खान साहब पे इल्जाम लगाया कि मेरा असल मसला जो है वो आज़म खान के साथ है, इमरान खान के साथ नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो कुछ भी हुआ वो आज़म खान ने नहीं किया, वो आज़म खान ने इमरान खान के हुक्म पर किया। इसी तरह जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहबा हैं उन्होंने जो भी आज़म खान साहब के बारे में बात की है, तो आज़म खान को इमरान खान साहब ने कहा कि आप डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान को बुलाएं और उनसे इस्तीफा ले लें। तो आज़म खान ने
बड़े पोलाइटली उनको मैडम कह के मैडम करके बात की और उनको कहा कि आप प्लीज इस्तीफा दे दें। तो अब फिरदौस आशिक अवान को अच्छी तरह पता था कि आजम खान खुद इंडिपेंडेंटली ये काम नहीं कर रहे, तो उन्होंने इनकार कर दिया और फिर बाद में उनको डिनोटिफाई कर दिया गया। तो अब अगर वो अटैक कर रही हैं आजम खान को, तो एक्चुअली वो आजम खान को अटैक नहीं कर रही, वो इमरान खान को अटैक कर रही है। अच्छा मीर साहब, कल लेकिन अब हमारे मुल्क में दस्तूर इस तरह का है कि आप जो बिग बॉस है उसको बराह रास्त आप कुछ नहीं कह सकते, तो फिर आप किसी छोटे आदमी को, किसी ब्यूरोक्रेट को आप स्केपगोट बनाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी तो उस वक्त भी कुछ वज़रा जो हैं वो मुझे याद है, सिर्फ रियाज हुसैन पीजा साहब नहीं थे, और भी कुछ बड़े पावरफुल वजीर थे, और इतने पावरफुल वजीर थे कि वो बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए। उनका बड़ा मसला था फवाद हसन फवाद के साथ। और इसी तरह आजकल भी हमें नजर आ रहा है कि आजम खान साहब जो हैं वो जिस किसी का बस नहीं चलता, इमरान खान साहब के बारे में कुछ नहीं कह सकता, तो वो कहता है जी आजम खान साहब बड़े बुरे आदमी। अच्छा मीर साहब, 2 रोज पहले जब इंटरव्यू दिया था डॉक्टर साहिबा ने, तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे पता है कि मेरी डिनोटिफिकेशन का फैसला इमरान खान ने ही किया होगा, लेकिन वो कह रही थी कि जिस तरीके से किया गया वो तरीका गलत था, उस पर उनको एतराज था और वो समझती है वो तरीका आजम खान का गलत था। और साथ में वो ये भी कह रही थी कि पहले दिन से जो इंटरफेरेंस थी मेरी वजारत में, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और दीगर जो लोग थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उनकी वजह से थी। और इमरान खान कभी नहीं चाहेंगे कि किसी वजीर या किसी मुशीर के पावर्स को कटेल किया जाए। देखें शहजाद साहब, फिरदौस आशिक अवान साहबा के आने के बाद 2-3 अहम लोग जो कि वजीर आजम की मीडिया टीम में थे वो चले गए। मसलन सबसे पहले जो यूसुफ बेग मिर्जा साहब थे वो चले गए। तो उस वक्त हमारा ये ख्याल था कि फिरदौस आशिक अवान साहबा जो हैं वो यूसुफ बेग मिर्जा साहब की प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में प्रेजेंस से खुश नहीं थी, उन्होंने मैनेज किया और वो चले गए। फिर उसके बाद इफ्तिखार दुरानी साहब थे। इफ्तिखार दुरानी साहब जो हैं उनके साथ भी यही हुआ, वो भी प्राइम मिनिस्टर की मीडिया टीम में थे। पहले उनको वहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद से निकाल के तो उनको खैबर पख्तूनख्वा में भेज दिया गया और बाद में जब वापस आए तो उनको फारिग कर दिया गया। तो उस वक्त क्या कौन इंटरफेरेंस कहां से हो रही थी भाई? जब आप आई 1-1.5 साल पहले, तो आपने सबसे पहले जो वज़ीर आज़म के साथ आपसे पहले लोग काम कर रहे थे उनमें यूसुफ बेग मिर्जा साहब भी थे, उसमें इफ्तिखार दुरानी साहब भी थे, आपने उनकी छुट्टी करवा दी। तो उस वक्त तो इसका मतलब है उस वक्त आप पावरफुल थी, कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही थी। उस वक्त तो वो लोग ये कहते थे कि हमारी छुट्टी जो है वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने करवा दिया है। और अब कुछ अर्सा पहले जब शहबाज गिल साहब जो हैं जी, वो जब वजीर आजम हाउस में आए तो उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन नोटिफिकेशन के बगैर वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे उन्होंने मीडिया में कुछ अपना किरदार अदा करना शुरू किया और वो बड़ा विजिबल है। वो सबको पता है कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो वजीर आजम इमरान खान की मर्जी के बगैर वो नहीं घुस सकते वहां पे। तो अब ये आजम खान साहब तो नहीं उनको लेके आए ना। तो ये जिस दिन पिछले हफ्ते टेलीथॉन थी प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद में टेलीथॉन थी, तो उस दिन भी हमने देखा कि जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं उनको ये शिकायत की कि ये जो एंकर्स के साथ सिर्फ फैसल जावेद क्यों बैठे हुए हैं, मेरी कुर्सी क्यों नहीं लगाई। तो उस दिन उनको फैसल जावेद साहब बहुत बुरे लग रहे थे, बाद में उनको जो है वो शहबाज गिल साहब बहुत बुरे लग रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि वो किसी को टॉलरेट नहीं कर रही थी। और क्योंकि पहले प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को कंफर्टेबल करने के लिए उन्होंने पहले यूसुफ बेग मिर्जा को रुखसत किया, फिर इफ्तिखार दुरानी को रुखसत किया, अब वो शहबाज गिल को भी रुखसत करवाना चाहती थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा का ये कहना दुरुस्त नहीं है कि पहले दिन से इंटरफेरेंस हो रही थी। देखें, PID जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में का एक इदारा है, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। PID में आज से 3-4 महीने पहले कोई 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है उनको भर्ती किया गया। जब प्राइम मिनिस्टर को पता चला कि ये जो 2 दर्जन से ज्यादा जो लोग भर्ती किए गए हैं PID में, इनका ताल्लुक सियालकोट और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की कॉन्स्टिट्यूएंसी से है और ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक इनको भर्ती नहीं किया गया, तो उन्होंने हुक्म दिया कि इनको निकाल दिया जाए, तो उनको निकाल दिया गया। तो अब अगर आपने PID में लोग जो हैं उनको कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करके आपने भर्ती किया और वजीर आजम के हुक्म पर उनको निकाल दिया गया, तो ये इंटरफेरेंस नहीं है। वजीर आजम चाहते हैं कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलें, लेकिन अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो हैं उनको नौकरियां देंगी और PID को आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक हल्का हबाब बना देंगी,
तो फिर प्राइम मिनिस्टर तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सही मीर साहब, आपने कहा कि फैसले वजीर आजम इमरान खान करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनका करता है, लेकिन दोनों का यही इल्जाम है, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का भी और जहांगीर खान तरीन साहब का भी, जो कि इमरान खान के बड़ी करीबी थे, बड़े अहम रहनुमा थे, हैं अभी भी तहरीक इंसाफ के, लेकिन अब शायद उनकी अहमियत वो नहीं रही है। तो उनका ये इल्जाम था कि हमारी बातों को मस्क किया जाता है, वजीर आजम को गुमराह किया जाता है। तो आप समझते हैं कि इंफॉर्मेशन जो पहुंचती है वजीर आजम तक वो सही नहीं होती, वो मस्क की जाती है, गुमराह किया जाता है वजीर आजम को, और इसलिए वो इस तरह के फैसले कर रहे हैं? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? देखिए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरा ख्याल है कि वजीर आजम को गुमराह उस वक्त किया गया था जब किसी ने उनको ये कहा कि फिरदौस आशिक अवान को आप स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन लगा दें। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त वजीर आजम को गुमराह किया गया था। बहरहाल मैं इस लंबी बहस में नहीं जाना चाहता। देखिए, जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो उस वक्त तकरीबन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 95% जो लोग हैं, इंक्लूडिंग जो पीटीआई के मिनिस्टर्स हैं और पार्टी के जो 95% लोग हैं, वो इस अपॉइंटमेंट के खिलाफ थे। लेकिन इमरान खान साहब ने ट्रस्ट किया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान पे। उनका ख्याल था ये पहले भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रही है तो शायद ये कुछ अच्छा डिलीवर करेंगी। लेकिन जब वो डिलीवर नहीं कर सकी और कुछ महीने पहले जब शिकायतें आनी शुरू हो गई, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी है कि पीआईडी में उन्होंने गलत तरीके से लोगों को भर्ती किया और जब वो प्राइम मिनिस्टर को वो रिपोर्ट मिली तो उन्होंने आजम खान साहब के जरिए वो सारा काम जो है वो खत्म करवा दिया। और फिर इनको शिकायत ये हुई, ये कहती थी कि जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के जो अफसर हैं वो मेरी बात क्यों नहीं सुनते। वो बात इसलिए नहीं सुनते थे कि ये उनको गलत काम कहती थी, और ये गलत काम जब वो नहीं होते थे तो ये कहती थी मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही। इनका काम ये था कि हुकूमत की पॉलिसियों को प्रोजेक्ट करना। इनका काम ये नहीं था कि ये अफसरान पर रोक डालकर तो लोगों को नौकरियां दिलवाती फिरे और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए फंड जो है वो रिलीज करवाती फिरे। ये काम नहीं था इनका। तो इसलिए अब ख्वाह जहांगीर तरीन हो या फिरदौस आशिक अवान हो, उनका मैं दोबारा यही रिपीट करूंगा, उनका असल मामला जो है वो इमरान खान के साथ है, लेकिन उनमें इखलाकी जरूरत नहीं है कि वो इमरान खान पर तनकीद करें। तो उन्होंने स्केपगोट बनाया हुआ है आजम खान को। अच्छा, दो मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज हैं। जहांगीर खान तरीन साहब ने एक दो इंटरव्यूज तो दिए, इसके बाद वो मुकम्मल खामोश हो चुके हैं। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहब कह रही है कि मैं अपने हल्के में जाती हूँ इसलिए मैं जवाब दूँ, तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी। जैसे इफ्तिखार दुरानी साहब या यूसुफ बेग मिर्जा साहब खामोश हो गए, मैं खामोश नहीं बैठूंगी, मैं अपने इल्जामात का जवाब दूंगी। तो आपको लगता है कि जब वो ये एग्रेसिव टोन अपनाएंगी तो क्या वो इसके जरिए वापस गुड बुक्स में आ सकती हैं, वापस किसी ओहदे पे आ सकती हैं? देखिए, मुझे नहीं पता, लेकिन जो इमरान खान साहब को लोग जानते हैं उनको पता है कि इमरान खान साहब जो हैं, आप देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ शहबाज गिल साहब की। शहबाज गिल साहब से चीफ मिनिस्टर पंजाब खुश नहीं थे, वो उनके स्पोक्स पर्सन थे। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने प्राइम मिनिस्टर को कह के तो शहबाज गिल साहब को रिमूव करा दिया। तो शहबाज गिल साहब इस्लामाबाद में आगे कुछ अर्सा वो खामोश रहे, बाहर चले गए, फिर वो वापस आए, लेकिन उन्होंने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई बात नहीं की। और इमरान खान साहब जो है वो जब देखते हैं कि टीम में कुछ लोग जो है वो एक दूसरे के साथ अनकंफर्टेबल हो गए हैं और अगर वो किसी आदमी से कोई ओहदा वापस ले लेते हैं और वो बंदा जो है वो उनकी बात मान लेता है और खामोश रहता है और कोई एहतजाज नहीं करता, तो कुछ अर्से के बाद इमरान खान साहब कहीं ना कहीं पे दूसरी जिम्मेदारी दे देते हैं। तो शहबाज गिल साहब जो है उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब के खिलाफ कोई मुहाज नहीं खोला, लिहाजा उनको एक्चुअली प्रमोट करके तो पीएम सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में लाया गया। अब फिरदौस आशिक अवान साहबा जो है उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया आजम खान को। तो मुझे नहीं लगता कि ये अटैक करके या ब्लैकमेल करके वो कोई और ओहदा हासिल कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे हमारे साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है और बिल्कुल इसी तरीके से पाकिस्तान में भी केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। अब क्योंकि पाकिस्तान में टेस्टिंग पहले से ज़्यादा हो रही है, इसलिए पॉजिटिव केसेस रोज़ाना की बुनियाद पे ज़्यादा सामने आ रहे हैं और आज रिकॉर्ड 1300 केसेस कोरोना वायरस के सामने आए हैं। अब जो टोटल केसेस की तादाद है वो 20,000 से तजावुज़ कर चुकी है और 457 हलाकतें हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से। अब से कुछ देर पहले असद उमर साहब ने जब प्रेस ब्रीफिंग की थी तो उन्होंने बताया था कि रोज़ाना की बुनियाद पे 24 हलाकतें हो रही हैं पिछले 6 दिन से, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये बीमारी पाकिस्तान में, कोरोना वायरस पाकिस्तान में इतना मोहलक नहीं साबित हुआ है जितना दूसरे ममालिक में और ख़ासतौर पर यूरोपियन ममालिक में हुआ है। क्या कह रहे थे वो, सुनिए। दुनिया के अंदर जो जितनी ये बीमारी मोहलक है उतनी हमारे यहाँ ये मोहलक नज़र नहीं आ रही, और जो माशी कीमत है वो हमारे यहाँ उन मगरबी ममालिक से, उन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उससे कहीं ज़्यादा नज़र आ रही है।
और उसका माशरे पे असर कहीं ज़्यादा संगीन है। इस वक्त आपका टारगेट ये है कि आपने अपने सेहत के निज़ाम को मफलूज होने नहीं देना। उसको जब तक आप काबू में रख सकते हैं तो आपने आहिस्ता आहिस्ता करके बंदिशें कम करके बढ़ाने हैं। लोगों में जो भूख और अफलास फैल रहा है उसको रोकना है। जो लॉकडाउन है उसके असरात सामने आ रहे हैं, भूख अफलास फैल रही है, उसको रोकना भी ज़रूरी है। आज उन्होंने आदाद शुमार भी बताया और ये बताया कि 2 करोड़ से लेकर 7 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे जा सकते हैं इस कोरोना वायरस के बाद जो लॉकडाउन है उसकी वजह से, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बड़े पैमाने पर होगी। 1.7 करोड़ लोग बेरोजगार हो सकते हैं। जो अहम चीज़ है वो ये है कि इससे गुर्बत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हुकूमत का ही एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जो उन्होंने आदाद शुमार बनाए हैं। कम से कम 2 करोड़ से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 7 करोड़ लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे चले जाएंगे, ये कोरोना की वजह से माशी बंदिशें जो हमने लगाई हैं। पाइड ने ही जो कैलकुलेशन की बेरोज़गारी के ऊपर कि रोज़गार में कितना असर पड़ा है, तो वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हद जो है तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख तक पहुंच सकती है। बेरोजगारी 1 करोड़ 80 लाख तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा जो माशी बंदिशें हैं उसके असरात आ रहे हैं, और आज उन्होंने इशारा भी दिया कि 9 मई के बाद शायद मजीद नरमी करनी पड़ेगी इन माशी बंदिशों में। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका हतमी फैसला जो है 2 रोज़ बाद होगा, और इसके बाद नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए पूरे मुल्क में कोशिश करेंगे कि एक यूनिटी के साथ फैसला किया जाए, जिसमें वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमतें भी शामिल हों। अब पहले ही इस मुल्क में बहस चल रही है दुनिया भर की तरह कि ये लॉकडाउन कितने अरसे तक जारी रहा जा सकता है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में असद उमर साहब ने आज बताया कि इसके असरात ज़्यादा मनफी होते हैं, इसलिए ज़्यादा अरसे तक आप इस बंदिशों के साथ नहीं रह सकते, वरना उसके असरात होंगे। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो, और अगर टेस्टिंग होगी तो पता चलेगा कि हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, फिर उन इलाकों को जो है आप सील कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान ने बाज़ इलाकों में किया भी है। आपको पता होगा कि कहाँ तादाद ज़्यादा है, वहाँ पे आप एक स्मार्ट लॉकडाउन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि टेस्टिंग ज़्यादा हो। पाकिस्तान में टेस्टिंग की तादाद तो बड़ी है, लेकिन अभी भी मास लेवल पे वो टेस्टिंग हो नहीं रही है। और दुनिया भर में हमने देखा है कि कई ममालिक अब रैपिड टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, जो एंटीबॉडी टेस्टिंग है उसकी तरफ जा रहे हैं, कि क्योंकि वो PCR टेस्टिंग के मुकाबले में उसकी कीमत भी कम है और इसके रिजल्ट भी फौरी तौर पे आ जाते हैं। इसकी 2-3 मिसालें आपके सामने रखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने 5 लाख एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग किट्स जो हैं वो अब बरामद की हैं, वो उन्होंने मंगवाई हैं। इसी तरीके से बरतानिया भी अब रैपिड टेस्टिंग किट्स की तरफ जा रहा है। 35 लाख रैपिड टेस्टिंग किट्स उन्होंने ऑर्डर की हैं ताकि लोगों के फौरी टेस्ट किए जा सकें, और उसकी कीमत भी कम है, और फौरी तौर पे आपको पता चल जाए कि कौन कोविड पेशेंट है कौन नहीं है। इस हवाले से गेट्स फार्मा ने पिछले दिनों अपने इदारे में ये रैपिड टेस्टिंग की थी, और उसके बाद जो नताइज आए थे वो भी जियो पे आपने देखे थे। उन्होंने बताया था कि 1000 एम्प्लॉइज़ का जब टेस्ट किया गया तो उसमें से 70 केसेस यानी कि 7% पॉजिटिव केसेस आए, और वो एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि उनमें कोई बीमारी के असरात नहीं थे। तो अपने इदारे में तो वो इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, आजमा चुके हैं। अब इस पर मजीद क्या किया जा सकता है, और ये रैपिड टेस्टिंग पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खुर्रम हुसैन साहब, जो कि डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स एंड मेडिकल अफेयर्स हैं गेट्स फार्मास्यूटिकल के। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया डॉक्टर खुर्रम हुसैन साहब। ज़रा बताइएगा, आप लोगों ने तो अपने इदारे में आजमाया भी है कि रैपिड टेस्टिंग के नताइज क्या आए हैं। अब जैसे जैसे हमने लॉकडाउन ख़त्म करने की तरफ बढ़ना है, इन बंदिशों को ख़त्म करने की तरफ बढ़ना है, तो कितना इम्पोर्टेंट होगा कि हम मास टेस्टिंग की तरफ जाएं, और उसमें ये रैपिड टेस्टिंग जो है कितनी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? देखिए, मैं अपनी बात को इस तरह से शुरू करूंगा कि अभी रिसेंटली WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि इन ऑर्डर टू फाइट कोरोना वायरस वी मस्ट टेस्ट टेस्ट एंड टेस्ट। तो इसको अगर हम मद्देनज़र रखते हुए देखें, और जो गेट्स फार्मा के अंदर हमने अपनी जो अभी स्क्रीनिंग की थी अपने तमाम एम्प्लॉयज़ की, तो जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग है, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन टू फाइंड आउट कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको इम्यूनिटी ऑलरेडी मिल चुकी है इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, यानी कि उन्होंने एंटीबॉडी बना ली है। ये वो लोग हैं जो कि काम के ऊपर वापस लाए जा सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो कि अभी इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडी बना रहे हैं, जिनको क्वारंटीन करने की ज़रूरत है, और कितने ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव हैं। जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग है, ये मोर देन 95% स्पेसिफिक रिजल्ट्स दे देती है,
और इसको अगर सीक्वेंशियली टेस्ट किया जाए तो 99% तक ये स्पेसिफिक बता देगी कि किसको इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है और किसको नहीं बन रही है। सो आई थिंक इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर, जितने लोग हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ की मास लेवल पे स्क्रीनिंग करें। तकरीबन 2 मिलियन लोग इस वक्त फैक्ट्रीज में काम करते हैं सिर्फ कराची के अंदर जी। उन सब की मास लेवल पे स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जो उनमें से एंटीबॉडी पॉजिटिव आ गए हैं, जिन्होंने इम्यूनिटी एक्वायर कर ली है, दे कैन वर्क बिकॉज दे विल नॉट स्प्रेड द इन्फेक्शन। हमारा मसला इज नॉट जस्ट सिवियर इन्फेक्शंस, आई थिंक द बिगर प्रॉब्लम इज एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स जो कि पीसीआर नहीं डिटेक्ट कर सकता। सो उस लिहाज से रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग सबसे कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है इस वक्त हमारे। क्या डॉक्टर खुर्रम साहब यही सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है दुनिया भर में भी आजमाना पड़ेगा अगर हमने ट्रैवलिंग खोलनी है? क्योंकि अभी तो आपको पता है कि फ्लाइट्स जो हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स तमाम मुल्क ने बड़ी रिस्ट्रिक्टेड कर दी हैं, कहीं पे बंद है मुकम्मल तौर पे। अगर पैसेंजर्स ने ट्रैवल करना है तो एयरपोर्ट्स पे, इमिग्रेशन पर इस किस्म के टेस्ट हों तो वहाँ पे फौरी तौर पे पता चल सकता है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, और फिर उसी हिसाब से उनको इजाज़त दी जाए कि वो ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल जनाब, अभी इनफैक्ट फ्यू डेज बैक एमिरेट्स ने ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट किया है। कुछ अर्से पहले न्यूज़ के ऊपर ये बात आई भी थी कि एमिरेट्स अपने एयरपोर्ट के ऊपर दे आर डूइंग रैपिड टेस्टिंग ऑफ ऑल द पैसेंजर्स। आई डोंट नो हाउ हैज़ बीन द रिजल्ट्स और वो कितना कंटिन्यू है, लेकिन दिस इज़ द सोल्यूशन। हमारी लॉकडाउन से शायद इकोनॉमी अफेक्ट ही होगी। I think the very government is thinking on the right lines, but it is important कि स्क्रीनिंग करें और इससे जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ जैसे आए हैं, जो 70 लोग थे उनमें से हमारे तकरीबन 35 लोग ऐसे हैं जिनका इम्यूनोग्लोबुलिन जी आ चुका है, विच इज़ कि वो ऑलरेडी इम्यूनिटी एक्वायर कर चुके हैं। एक चीज़ और बताता चलूँ यहाँ पे, 29% इज़ द हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड फॉर कोरोना वायरस। ये डेटा पब्लिश्ड है। सो इसमें अगर 29% लोगों में इम्यूनोग्लोबुलिन जी आ जाता है जी, तो हर्ड इम्यूनिटी विल कम इनटू इफेक्ट। डॉक्टर जावेद अकरम जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके वाइस चांसलर हैं, उन्होंने भी इस बात पे बड़ा एम्फेसाइज किया है। अभी लास्ट वीक आई गेस एक दिन पहले ही उन्होंने शायद बात की है कि एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करने से हमें ये भी एक बहुत बेहतर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि इस वक्त पीसीआर से नहीं मिल सके। आई थिंक पीसीआर जो है वो सिर्फ सिम्टोमेटिक केसेस के अंदर किया जा सकता है, वहां पे भी वो 60% से ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है सही। लेकिन एंटीबॉडी टेस्टिंग जो है दैट इज आई थिंक आई डोंट नो कि क्यों नहीं कर रहे अब तक लोग अपनी कंपनीज में। अच्छा, जैसे मैंने भी बताया कि बहुत सारे ममालिक अब बढ़ रहे हैं एंटीबॉडी टेस्टिंग की तरफ, रैपिड किट्स उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू कर दी हैं। लेकिन एक रिपोर्ट आई थी WHO की जिसमें उन्होंने कहा था कि इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, उस पर अभी तक डिबेट जारी है। तो आप श्योर हैं कि इसकी एक्यूरेसी जो है इतनी ज़्यादा है? क्योंकि WHO तो इस पर सवाल उठा रहा है। देखिए, जो एंटीबॉडी टेस्टिंग है उसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, बट इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। 95% एंटीबॉडी टेस्टिंग इज स्पेसिफिक, और अगर इसको आप सीक्वेंशियल करते हैं, यानी कि अगर जैसे मेरी एंटीबॉडी टेस्ट आज हुई है और 15 दिन बाद मेरी दोबारा की जाती है, तो 99% स्पेसिफिकली ये कंफर्म हो जाएगा कि मेरे अंदर एंटीबॉडीज बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। जो एंटीबॉडी टेस्टिंग है ना जी, ये बता देगा कि इसको इन्फेक्शन है नहीं है, सही है, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू नो। ताकि उससे फायदा ये होगा कि जब आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई आपके एक पॉपुलेशन में एंटीबॉडी नहीं है या एंटीबॉडी बन चुकी है, सो यू विल हैव अ वेरी क्लियर स्ट्रैटेजी इन फ्रंट ऑफ यू कि आपने अपने लोगों को वापस नॉर्मल लाइफ पे, या जिसको हम कहते हैं न्यू नॉर्मल लाइफ पोस्ट कोविड जो है, उसके ऊपर हमने लेके आना है या नहीं लेके आना। इस वक्त आई थिंक जो चैलेंज है वो ये है कि विदाउट लुकिंग एट दीज स्पेसिफिक्स हम अगर लॉकडाउन कंटिन्यू करते हैं तो जाहिर है उससे इकोनॉमी अंडर चैलेंज आएगी, एंड दिस इज द टाइम दैट वी शुड स्टार्ट लुकिंग एट दिस एंटीबॉडी टेस्टिंग एंड स्क्रीनिंग आउट दोज पीपल who can resume their work। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खुर्रम हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।